Hey guys, how are you? I hope you guys are doing well. My name is Arjun and welcome back to my YouTube channel. So guys, we're back with another video. So when I started this channel, I told you this channel is going to be a one-stop solution for everything CFA. Sir, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा. I'll post revision videos, question solving videos, strategy videos, as well as information videos. And sir, we're back with an information video today. Sir, आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा 2026 में जो भी नेसेसरी है आपको जानने के लिए बिफोर एनरोलिंग इनटू द CFA कोर्स. ठीक है, अब CFA हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए सर, वो मैं यहाँ पे कवर नहीं करूंगा. आई मेड अ वेरी डिटेल्ड वीडियो फुल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क के साथ. मैंने एक्सप्लेन किया कि आपको CFA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. उसका लिंक आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. आई विल पुट इन वन ऑफ द टैग्स आल्सो, तो आपको ऊपर दिख रहा होगा. डू चेक दैट वीडियो आउट. दिस वीडियो स्टार्ट्स वेयर दैट वीडियो एंड्स. ठीक है, कि अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको CFA करना है, तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा. वील टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी, फीस स्ट्रक्चर, क्या है कोर्स का, क्या क्या पढ़ोगे क्या नहीं पढ़ोगे एक्सेट्रा. दैट इज समथिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन ग्रेट डिटेल. वन डिस्क्लोजर व्हिच आई मस्ट गिव टू यू गाइज, दिस इंफॉर्मेशन इज फॉर 2026. ठीक है, फेब 2026 से ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी एप्लीकेबल होगी. 2025 में आपका कुछ पॉइंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, स्पेशली वेयर द फीस इज कंसिडर्ड. बट गिवन कि अभी एनी विच वेज 2025 हो ही गया, ठीक है, तो उसके एग्जाम के रजिस्ट्रेशन वगैरह सब खत्म हो गया. तो आई एम गोइंग टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट 2026. बिफोर आई स्टार्ट गाइज, जस्ट in case you guys are new to this channel, quick introduction. Sir, my name is CA Arjun Mehra. I'm a qualified chartered accountant. I got an all India rank 1 in my CA inter exams. I'm also a CFA charter holder. I've worked with the Boston Consulting Group in the management consulting domain. I've also worked with KPMG in M&A tax. ठीक है, I am actually getting into CFA coaching, and I will make our batch की announcement very soon. Our batch is going to be relevant for the May 2026 attempt. Again, बहुत लोगों ने comments में पूछा है, so that is why I'm letting you guys know. Our batch is going to be relevant for May 2026. Our batch, however, will close before the Feb 2026 attempt for sure. Obviously, अपना end of Jan mid Feb तक batch खत्म हो जाएगा. However, जो हमारा batch है, that will be relevant for the May 2026 के बच्चे. ठीक है, so just keep that in mind. Now, without any further ado, we have a couple of topics to cover today. ठीक है, तो जल्दी देखते हैं. फर्स्ट हमारा बात आती है गाइस एलिजिबिलिटी. कौन एलिजिबल है? पहले तो आपको CFA करना है. बट अब ये तो देख लो कि आप CFA कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. क्या सर एक बंदा जिसने बस अभी 12th पास की है, क्या वो जाके CFA बिल्कुल राइट आउट ऑफ 12th कर सकता है? आंसर इज नो. क्यों? एलिजिबिलिटी क्या है? टू सिट फॉर द एग्जाम. दैट इज CFA प्रोग्राम में जब आप रजिस्टर करोगे तो आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 3 एग्जाम्स देने होते हैं. तो आप कब दे सकते हो? तो सर इनमें से आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे. क्या है? आपने सर बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर ली. क्या सर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर लिया? सर किसमें बैचलर्स किया? कि हमने बीकॉम ऑनर्स किया है, इको ऑनर्स किया, तभी बैठ सकते हैं? आंसर इज नो. आपने कोई भी बैचलर्स कंप्लीट कर लिया, चाहे वो आपके आर्ट्स में क्यों ना हो, हिस्ट्री में क्यों ना हो, चाहे वो सर आपने इंजीनियरिंग क्यों ना की हुई हो, फर्क नहीं पड़ता. द रिक्वायरमेंट इज आपने बैचलर्स डिग्री कोई भी कर लिए तो आप अपने लेवल 1 के लिए बैठ सकते हो. ठीक है, यू विल बी एलिजिबल. दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. सेकंड रिक्वायरमेंट सर ये अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, एंड दिस इज बेसिकली आप मान सकते हो एक सब पॉइंट ही है सेकंड रिक्वायरमेंट का. आपने अभी तक बैचलर्स डिग्री कंप्लीट नहीं किया, हाउएवर आप कॉलेज में हो, तो सर कॉलेज के बच्चे क्या CFA का एग्जाम दे सकते हैं? आंसर इज डिपेंड्स. सर लेवल 1 एग्जाम अगर आपको देना है एंड आपके ग्रेजुएशन होने में अभी 2 साल बाकी है, इफ देयर आर 2 years पेंडिंग टू योर ग्रेजुएशन, देन यू कैन सिट फॉर योर लेवल 1 एग्जाम्स. दैट इज टू से अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, अगर आपका 3 साल का कोर्स है, जैसे आप DU से बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो या से आप कोई BA ऑनर्स कर रहे हो, से फॉर इंस्टेंस, ठीक है, आप इको ऑनर्स कर रहे हो, तो इट्स अ 3 year कोर्स. तो आप जब सेकेंड ईयर में स्टेप इन करोगे तो उसके बाद once you step into your second year, so there are 2 years pending to your graduation. करेक्ट है कि नहीं है? तो सेकेंड ईयर में आप अपना लेवल 1 का एग्जाम दे सकते हो. इट इज परमिटेड. अगर यही मैं बात कर लूं, आप इंजीनियरिंग करो, आपका 4 साल का कोर्स है फॉर इंस्टेंस, सो जो आपका थर्ड ईयर है, सर जो आपका थर्ड ईयर है, वो थर्ड ईयर में आप अपना लेवल 1 का एग्जाम दे सकते हो. कोई इश्यू वाली बात नहीं है. फिर सर यहीं पे आपका आता है, अगर आपने लेवल 1 दे दिया, क्या आप लेवल 2 भी दे सकते हो बिफोर ग्रेजुएशन? आंसर इज यस. आप लेवल 2 कब दे सकते हो? अपने लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन. क्या? अपने लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में. तो से फॉर इंस्टेंस आपका 3 year का कोर्स है, से फॉर इंस्टेंस आप BA ऑनर्स कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो फ्रॉम DU, देन इन दैट केस अपना जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में आप लेवल 2 के एग्जाम्स दे सकते हो. एंड अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपका 4 साल का प्रोग्राम है, तो जो फोर्थ ईयर है आपका, जो लास्ट ईयर है, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन जिसे हम बोलते हैं, उस साल आप अपना आराम से लेवल 2 का एग्जाम दे सकते हो. कोई इश्यू वाली बात नहीं है. सो इससे एक बहुत बड़ा मिथ में बस कर लूं, क्या हम कॉलेज में लेवल CFA कर सकते हैं? यस, लेवल 2 तक कर सकते हो. बात आती है क्या सर आप लेवल 3 कर सकते हो कॉलेज में? आंसर इज नो. लेवल 3 आप कॉलेज में नहीं कर सकते. लेवल 3 करने के लिए या तो फर्स्ट कंडीशन या थर्ड कंडीशन
आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। दैट इज, अगर मैं सिंपली बोलूँ, आपको बैचलर्स कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी आप अपना लेवल 3 दे सकते हो। ठीक है। सो लेवल 2 की केस में 1 ईयर बिफोर योर ग्रेजुएशन, दैट इज योर लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज में, आप लेवल 2 दे सकते हो। एक और आपकी पॉसिबिलिटी है जिससे आप एलिजिबल हो सकते हो, ये सर उन लोगों के जिन लोगों ने कॉलेज नहीं किया। जैसे मैं सीएस की बात करता हूँ, ठीक है, सीएस ने कॉलेज तो किया नहीं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू कॉलेज, आई एम टॉकिंग अबाउट दोस पीपल हु हैव नॉट डन कॉलेज, हु हैव नॉट डन, चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस से किया और रेगुलर से किया, उससे खैर अच्छा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इवन इफ यू आर डूइंग एसओएल से, दैट काउंट्स एज कॉलेज, दैट्स फाइन। यहाँ पे there's no requirement of it being like a regular college, not required। अब मैं बात करूं जिनने बिल्कुल ही कॉलेज नहीं किया, क्या वो सीएफए कर सकते हैं? देखो, इसमें आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आपने 4000 आवर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है ओवर अ मिनिमम ऑफ 3 इयर्स, अगर आपने 4000 घंटे 3 साल में काम किया हुआ, मिनिमम 3 साल में, 3 साल से 3 साल 4 साल 5 साल उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट मिनिमम 3 साल में अगर आपने 4000 घंटे काम किया हुआ है, देन यू बिकम एलिजिबल फॉर द सीएफए प्रोग्राम, आप लेवल 1 के लिए बैठ सकते हो। तो सर इसमें मैं सीधी सीधे बात करूं, आपने आर्टिकलशिप क्लोज कर लिया है, आर्टिकलशिप में आपने 3 साल काम किया है, या वेल अब 2 साल होता है तो उसके बाद 1 साल और जोड़ लो, इसमें आपने 3 साल काम किया है फॉर 4000 आवर्स और मोर। अब सर आज सीए आर्टिकल्स तो आप क्या 40,000 घंटे काम करते हो ना 3 साल में, वो तो पता ही चलता है, इजी सी बात है। तो इवन इफ आपने कॉलेज नहीं किया हुआ, यू कैन सिट फॉर सीएफए एग्जाम्स, कोई इशू वाली बात नहीं है। कुछ क्लैरिफिकेटरी पॉइंट्स में बोल देता हूं। सर ये जो आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये वर्क एक्सपीरियंस फाइनेंस में होना चाहिए? आंसर इज नो। एनी वर्क एक्सपीरियंस, फाइनेंस नॉन फाइनेंस, बोथ विल वर्क। ये सर लोगों को जनरली कंफ्यूजन होती है, सर फाइनेंस में आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है टू गेट अ चार्टर। अगर आप वैसे अभी आप रजिस्टर कर रहे हो फॉर द प्रोग्राम, नोबडी इवन एक्सपेक्ट्स यू टू हैव एनी जॉब इन फाइनेंस, अगर सिंपली से बात है, ठीक है, इसलिए तो आप सीएफए कर रहे हो। आज सीएफए क्यों करोगे अगर आपके पास फाइनेंस में ऑलरेडी जॉब है? तो द वर्क एक्सपीरियंस कैन बी एनी वर्क एक्सपीरियंस। आपने ऑडिट में, टैक्स में, नॉन सीए फील्ड्स में आपने काम किया, आपने इंजीनियरिंग में, आपने सपोज आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया फॉर 3 इयर्स, 400 आवर्स आपने उसमें कवर कर लिया, यू गेट एलिजिबल फॉर द प्रोग्राम, उसमें कुछ इशू नहीं है, इवन इफ यू हैव नॉट डन कॉलेज, इसमें कॉलेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट वर्क एक्सपीरियंस, इट कैन बी वर्क एक्सपीरियंस एनीवेयर, बट ये जो वर्क एक्सपीरियंस है, इट मस्ट बी पेड। अब वो सर इंटर्नशिप काउंट होगी? बिल्कुल काउंट होगी, एज लॉन्ग एज इंटर्नशिप पेड। आपको पैसे मिलने चाहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पैसे एज लॉन्ग एज आपको मिल जाए, फुल टाइम हाफ टाइम फर्क नहीं पड़ता। आपको 4000 घंटे एटलीस्ट 3 साल में अगर आपके पूरे हो गए, जिसके रिस्पेक्ट में आपको पैसे मिले, कहीं भी हुआ हो, यू गेट एलिजिबल फॉर द सीएफए प्रोग्राम। ठीक है। इसमें बस याद रखना, कई बार जो आपका होता है वर्क एक्सपीरियंस होता है, अगर आपका हायर एजुकेशन है, सर ये ना जनरली आपका, मैं क्या ही बोलूं, मतलब हायर एजुकेशन जनरली बैचलर्स के बाद होता है, तो एक बार बैचलर्स आप कर लेते हो तो आप एलिजिबल तो हो जाते हो, बट द कंडीशन इज कि 4000 आवर्स या तो आपने वर्क एक्सपीरियंस लिया है या आपने हायर एजुकेशन लिया। यानी हायर एजुकेशन को जनरली हम साल में 1000 घंटा मानते हैं। तो अगर से फॉर इंस्टेंस आपने कोई भी मास्टर्स किए हुए हैं, या अगर से फॉर इंस्टेंस आपने कोई ऐसा कोर्स किया हुआ है जिसके रिस्पेक्ट में वर्क एक्सपीरियंस इज नॉट रिक्वायर्ड, बट इट रिक्वायर्स you to do 4 years, which is 4 years या 4000 hours in 3 years basically, जिसके रिस्पेक्ट में आपको वर्क एक्स की कोई जरूरत नहीं है, एंड इट डज नॉट इवन काउंट एज अ फॉर्मल बैचलर्स डिग्री। अगर आपने ऐसे से फॉर इंस्टेंस कोई वोकेशनल कोर्स किया है एंड आप ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेते हो, तो सर आप अपना सीएफए प्रोग्राम के लिए यू बिकम एलिजिबल। लेवल 3 में सर याद रखना, लेवल 3 यू कैन ओनली डू वंस यू क्लोज योर बैचलर्स एज पर लेवल 1 और एज पर कंडीशन 1, और आपने 4000 आवर्स की जो वर्क एक्स की कंडीशन है एटलीस्ट 3 इयर्स, आपने वो सेटिस्फाई कर लिया, यू कैन नॉट डू लेवल 3 एज लॉन्ग एज यूर इन कॉलेज। ठीक है, सिंपल सिंपल सिंपल। अगर मैं क्विकली इसको क्लोज करूं, आप कब एलिजिबल होते हो सर? या तो आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर लिया है, या सर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया बट आप अपने सेकंड लास्ट ईयर में हो तो आप लेवल 1 दे सकते हो, लास्ट ईयर में तो आप लेवल 2 भी दे सकते हो, या फिर अगर आप कॉलेज नहीं कर रहे हो तो आपने 4000 आवर्स का वर्क एक्सपीरियंस कहीं पे भी ले लिया है इन एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ टाइम, एंड वो पेड फॉर होनी चाहिए। याद रखना, एग्जाम में अगर आपको बैठना है ना, मतलब टू सिट, देन यू मस्ट हैव अ वैलिड पासपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप वहां पे सेंटर्स पे जाते हो, सेंटर्स प्रॉक्टर्ड होते हैं, उन सेंटर्स में प्रॉक्टर्स आपका पासपोर्ट देखते हैं, वही आपकी आइडेंटिटी होती है, कोई आधार कार्ड वगैरह कुछ चेक नहीं करता। इट्स अ ग्लोबल कोर्स, दे नीड टू नो दैट यू आर a person who is a valid citizen of some country, ठीक है, and can travel overseas, तो वो आपका पासपोर्ट चेक करेंगे। तो याद रखना, एग्जाम से पहले पहले आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। तो पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है? वैलिड पासपोर्ट मतलब अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है। अगर आपका एक्सपायर हो चुका है पासपोर्ट, इट डज नॉट काउंट, आपको रिन्यू कराना पड़ेगा बिफोर यू सिट फॉर द एग्जाम्स। ठीक है सर?
वेरी गुड। अब सर आती है बात, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोग आता है, सर हम सीएफए चार्टर होल्डर कैसे बने? जैसे मैं एक चार्टर होल्डर हूँ, राइट? आई कैन यूज द वर्ड सीएफए आफ्टर माय नेम, फॉर दैट मैटर आई यूज द नेम सीएफए आफ्टर माय नेम, इट्स ऑलवेज सी अर्जुन मेहरा कॉमा सीएफए। तो हाउ डू वी बिकम अ चार्टर होल्डर? सो व्हाट इज बीइंग अ चार्टर होल्डर? चार्टर होल्डर मैं सिंपली बोलूँ, जो सीएफए इंस्टीट्यूट है, जो हमारी मदर बॉडी है, उसका आप मेंबर बन जाओगे तो यू गेट टू यूज द सीएफए डेजिग्नेशन, दैट इज यू गेट द सीएफए चार्टर, दैट इज कॉल्ड अ सीएफए, सो यू विल बी कॉल्ड एज अ सीएफए चार्टर होल्डर। दुनिया में सर बहुत सारे चार्टर होल्डर्स है, 2 लाख से ज्यादा चार्टर होल्डर्स है। इंडिया में अभी अराउंड 3 से 4 हजार चार्टर होल्डर्स हैं। इंडिया में बहुत कम है। इंडिया में जनरली लोग चार्टर लेते नहीं है, जनरली लोग लेवल 3 के बाद रुक जाते हैं, मतलब लेवल 3 के बाद आपके एग्जाम्स तो हो गए, उसके बाद ना आप देखो ज्यादा पे अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज में बहुत डिफरेंस नहीं होता वेदर और नॉट टू टेक अ चार्टर। जनरली ना लेवल 3 जो पास आउट होते हैं, दे आर केप्ट एट द सेम लेवल एज चार्टर होल्डर्स, एंड चार्टर जब आप लेते हो तो आपको एक एनुअल फी पे करनी होती है, इसलिए जनरली लोग नहीं लेते। बट ऑफ कोर्स व्हाट आई वुड से, इतनी मेहनत की है, थोड़े से पैसे और देके चार्टर ले लो टाइप्स। बात आती है आप चार्टर कैसे बन सकते हो? सिंपल सा है सर, वेरी सिंपल। सबसे पहले तो आपको सारे तीनों लेवल जो सीएफए प्रोग्राम के हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बिना आपको चार्टर मिलेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। फिर सर यहाँ पे भी आप वर्क एक्सी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे वर्क एक्सी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज अब आप एक चार्टर होल्डर बन रहे हो, दैट मीन्स आप यू हैव द गोल्डन स्टैंडर्ड, सीएफए इज द गोल्डन स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंस इन द वर्ल्ड। तो कुछ तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नेसेसरी है। सिर्फ कुछ तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या होता है? सेम सर, 4000 घंटे का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए ओवर अ मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स, सेम टू सेम जो हमारी एलिजिबिलिटी की थी। तो बात आती है सर इसमें और एलिजिबिलिटी की कंडीशन में क्या डिफरेंस है? बहुत सिंपल सी बात है। एलिजिबिलिटी जब हम लोग बात कर रहे थे, दैट वाज बिफोर यू डिड सीएफए, दैट इज आपके पास फाइनेंस में कुछ एक्सपीरियंस नहीं था तो कहीं का भी वर्क एक्स चलेगा। यहां पे हमने बात किया है दिस एक्सपीरियंस मस्ट बी फाइनेंस रिलेटेड। क्या फाइनेंस रिलेटेड? अगर मैं ऑफिशियली बात करूं तो इट्स कॉल्ड, आपका कोई भी इसमें प्ले होना चाहिए इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। बट वैसे नेट नेट अगर मैं सिंपली बात करूं तो कोई भी फाइनेंस रिलेटेड वर्क एक्स आपका होगा तो हम लोग मान लेंगे कि आपका कवर होता है। अब सिर्फ फाइनेंस रिलेटेड वर्क एक्स कैसे होना चाहिए? क्या टैक्स इसमें कवर होगा? आपने एमएनए टैक्स में काम किया है, स्ट्रक्चरिंग की है किसी ट्रांजैक्शन में, क्या वो काउंट होगा? बिल्कुल काउंट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंसल्टिंग में अगर आपने काम किया, कि आपने किसी बैंक में काम किया है, किसी बैंक को कंसल्टिंग में हेल्प किया है, क्या उसमें वो काउंट होगा? बिल्कुल काउंट होगा। यू जस्ट नीड टू प्रूव व्हाट यू हैव डन हैज हैड सम इंपैक्ट ऑन द फाइनेंसेस, हैज हैड सम इंपैक्ट वेयर फाइनेंस इज कंसिडर्ड। आप वो प्रूव कर लोगे, आपका वो काउंट होगा। सो क्या इज इट नेसेसरी कि हमें एज एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट काम करना पड़ेगा 3 साल, या हमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या प्राइवेट इक्विटी फ्रंट ऑफिस में काम करना पड़ेगा? आंसर इज नो। यू जस्ट नीड टू प्रूव कि बॉस जो भी मैंने किया है उसमें थोड़ा सा कुछ तो फाइनेंस है, कुछ तो फाइनेंस है। एज लॉन्ग एज आप प्रूफ कर लोगे तो आपका चल जाएगा, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ जो वर्क एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस आप कब कर सकते हो? बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर क्लियरिंग एग्जाम्स। ये जरूरी नहीं है एग्जाम्स के बाद करना है। फॉर दैट मैटर मैं आपको बताता हूँ, आई क्लियर्ड माई लेवल 3 एग्जाम्स इन, आई गेव द फेब 2024 अटेम्प्ट, ठीक है। लास्ट ईयर फेब का मैंने अटेम्प्ट दिया था। आई गॉट माई रिजल्ट इन अप्रैल 2024। आई गॉट माई चार्टर इन जनवरी 2025। कैसे मुझे मिला? क्योंकि मैंने उससे 3 साल पहले काम किया हुआ था। तो ऑलरेडी जो आप पहले काम कर रहे हो या ड्यूरिंग द कोर्स काम कर रहे हो, उसके बाद काम कर रहे हो, सारा काउंट होता है, ठीक है। फिर ये काम कैसे होना चाहिए? फुल टाइम भी हो सकता है, पार्ट टाइम भी हो सकता है, इंटर्नशिप, सब कुछ काउंट होगा। इंटर्नशिप काउंट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बस 4000 घंटे प्रूव करने हैं। अब अगर आप इंटर्नशिप दिन में 2 घंटे करो तो ऑटोमेटिकली आपके घंटे कम हो जाएंगे, बट आप काम तो कर रहे हो, राइट? तो हमें घंटों से मतलब है यहाँ पे। सर 50,000 बच्चे मुझसे पूछे सर आर्टिकलशिप का टाइम काउंट होता है? यस सर, आर्टिकलशिप का टाइम बिल्कुल काउंट होता है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बिकॉज जो हम आर्टिकलशिप एज सी आर्टिकल्स हम काम करते हैं, इट इज इन द फाइनेंस इंडस्ट्री, वी आर वर्किंग विद फाइनेंशियल्स। आप अगर बुक कीपिंग का काम कर रहे हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस उसमें यूज हो रही है। अगर आप ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट में से ऑडिट रिपोर्ट्स तो डायरेक्टली आपके यूज हो रहे हैं, बट आप सारे फाइनेंशियल में डीप डाइव कर रहे हो, आप देख रहे हो वेदर इट इज एक्यूरेट और नॉट, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स वगैरह वैलिडेट कर रहे हो। फाइनेंस में आप आर्टिकलशिप करो, वेरी लकी, तो वैसे भी काउंट होगा। आप अगर टैक्स में कर रहे हो तो टैक्स में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर आप एचएनआईज वगैरह का टैक्स हैंडल कर रहे हो तो टैक्स प्लानिंग, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, वो सब फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स उसमें यूज हो जाएंगे। एमएनए टैक्स में कर रहे हो तो डायरेक्टली आप यूज कर रहे हो। सो मतलब यू हैव टू सी कि बॉस जो भी मेरा सीएफए करिकुलम है वो क्या यूज हो रहा है, जो आप काम कर रहे हो, इवन इफ इट इज टैक्स। अगर आप वो प्रूव कर सकते हो, इट विल बी काउंटेड एज रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। अब सर मैंने तीनों लेवल्स क्लियर कर लिए, इसके बाद सर मेरे पास वर्क एक्स भी आ गया। अब क्या मुझे चार्टर मिल जाएगा? रुको, आपको जब चार्टर लेने जाओगे तो आपको एनुअल मेंबरशिप फीस सीएफए इंस्टीट्यूट को देनी पड़ेगी, हर साल आपको देनी पड़ती है, ठीक है। हर साल आपको देनी पड़ती है। सर कितनी होती है? पूरी दुनिया के लिए सर ये $299 है। हम लोगों के लिए, बिकॉज हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोगों के लिए
$159 पर ईयर है, ठीक है। $159 आपका तो अबाउट 13,000 तक का पड़ता है इफ यू टेक द करंट गोइंग इन एक्सचेंज रेट। पूरे साल की फीस आपको देनी पड़ती है टू द CFA इंस्टीट्यूट, तो आपको चार्टर मिल जाएगा, पूरे साल आप यूज कर सकते हो, हर साल रिन्यू होगी। सर ये क्या प्रो रेट हो जाता है? सर प्रो रेटिंग क्या होता है? से फॉर इंस्टेंस इनका जो है वैलिडिटी दैट इज फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून, ऐसे इनका हाफ ईयर टू हाफ ईयर मूव करता है। तो अगर से फॉर इंस्टेंस मुझे चार्टर से फॉर इंस्टेंस जनवरी में मिला, तो क्या मैं पूरे साल की फीस दूंगा? नहीं, फिर जितने बचे हुए महीने हैं उस हिसाब से आप प्रो रेट कर लोगे। प्रो रेटिंग पॉलिसीज अवेलेबल ऑन द CFA इंस्टीट्यूट वेबसाइट, आप किसी को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो बता देंगे प्रो रेटिंग कैसे होती है, बट आपको पूरे साल की पे करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली आफ्टर दैट आपको फुल ईयर की पे करनी पड़ेगी। अब सर इसके साथ आपको एक और पैसे देने पड़ते हैं। सर हर जो CFA इंस्टीट्यूट होता है उसका एक चैप्टर होता है इन एवरी ज्यूरिसडिक्शन। इस चैप्टर को हम CFA इंस्टीट्यूट सोसाइटी बोलते हैं। हमारे इंडिया में भी क्या है, बिल्कुल हमारे इंडिया में CFA इंडिया सोसाइटी है। तो सर क्या फर्स्ट ईयर जब आप, मतलब फर्स्ट ईयर भी नहीं, जब आप फर्स्ट टाइम चार्टर होल्डर बनते हो, इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर यू टू ऑल्सो ऑब्टेन द मेंबरशिप ऑफ दिस सोसाइटी। तो आपको एनुअल मेंबरशिप फी पे करनी पड़ेगी CFA इंडिया सोसाइटी को। सर ये कितना होता है? 4500 प्लस 18% GST, आपका 5300 पर एनम आपको CFA इंडिया सोसाइटी को भी देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बिकम अ मेंबर। एंड ये अगेन दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू प्रो रेटिंग। अगर आप बीच में मेंबर बनते हो तो आपको अकॉर्डिंगली कम मिलेगा। यू कैन कॉन्टैक्ट एनीवन इन CFA इंडिया सोसाइटी, आपको प्रो रेटिंग पॉलिसीज आराम से समझा देंगे। इसकी बात मैं आपको जरूर बता दूं, CFA इंडिया सोसाइटी की मेंबरशिप इज नॉट मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर बिकमिंग अ चार्टर होल्डर। उसके बाद आपको पे करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद आप यू डोंट नीड टू मैंडेटरीली बिकम अ मेंबर। अगर आप CFA इंडिया सोसाइटी के मेंबर नहीं रहोगे उसके बाद, क्या आप फिर भी चार्टर होल्डर हो गए? बिल्कुल हो गए। आपको CFA इंस्टीट्यूट को एनुअल मेंबरशिप फीस हर साल पे करनी पड़ेगी 100%, बट CFA इंडिया को आपको हर साल पे करने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू स्टे अ मेंबर, ग्रेट, वेल एंड गुड, देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स, बट इट इज नॉट मैंडेटरी इज ऑल आई एम सेइंग, इट इज ओनली मैंडेटरी फॉर द फर्स्ट ईयर। सर इसके बाद और भी कुछ करना है? हाँ सर, कुछ रेफरेंसेस देने पड़ेंगे। रेफरेंसेस क्या होते हैं सर? आप कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो, CFA इंस्टीट्यूट उनसे पूछेगा कि ओ ये बंदा ठीक है या नहीं है, बिकॉज अगेन where CFA is considered, ethics is very important. So we must know that the person that the CFA institute is admitting is an ethical person and वो actually काम किया है, काम की मतलब अगर हमने वर्क एक्सपीरियंस दिया वो जाके चेक नहीं करेंगे, बट वो लोग इन रेफरेंसेस से जरूर पूछेंगे कि बंदा कैसे है, बंदे ने काम किया है नहीं किया, एक्सेट्रा। इट्स बेसिकली अ बैकग्राउंड चेक। तो सर ये 3 रेफरेंसेस आपके कोई भी हो सकते हैं। हाउएवर ये जो रेफरेंसेस है, रेफरेंसेस आपके 2 हो जाएंगे अगर इन 2 में से कोई एक बंदा भी CFA इंडिया सोसाइटी का अगर मेंबर हुआ, दैट इज चार्टर होल्डर भी एंड CFA इंडिया सोसाइटी का अगर वो मेंबर है, तो 2 रेफरेंसेस भी चलेंगे। ये मेरा केस था। तो जब आई वाज अप्लाइंग फॉर चार्टर, तो अ फ्रेंड ऑफ माइन ही हैड ऑलरेडी बिकम अ चार्टर होल्डर एंड ही वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द CFA इंडिया सोसाइटी। तो मैंने उसका रेफरेंस दिया एंड एक अपने सीनियर का रेफरेंस दिया था, एंड आई जस्ट हैड टू गिव 2 रेफरेंसेस। सो वैसे यू गेट 3 रेफरेंसेस, बट यू कैन आल्सो गिव 2 रेफरेंसेस if any one reference is a member of the CFA India society। ठीक है, ये तो सर हो गया हम चार्टर होल्डर कैसे बनेंगे। अब सर बहुत लोग और भी पूछते हैं सर फीस फीस फीस। सर फीस में तो इतने लोग कंफ्यूजन हुए एंड आई डोंट ब्लेम यू गाइस, ठीक है, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं। फीस में रिसेंट टाइम्स में CFA इंस्टीट्यूट ने इतने चेंजेस किए, मैं ही कंफ्यूज हो गया, ठीक है। मुझे हर बारी बिफोर आई मेक एनी वीडियो, अरे मैंने अभी आया फॉर दैट मैटर एंड मेड अ हैंडबुक ऑन CFA अभी 2 महीने पहले, एंड अभी आई एम लुकिंग एट अ न्यू फी स्ट्रक्चर। तो ना ये चेंज होता रहता है, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट बिफोर रजिस्टरिंग फी स्ट्रक्चर उस टाइम देख लेना क्या चल रहा है। बट ये जो मैं बता रही हूँ 2026 में कांस्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले सर आपको सुना होगा एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है, फिर एग्जाम फीस होती है। इस रजिस्ट्रेशन फीस को हम एनरोलमेंट फीस भी बोलते हैं। ये सर अब 2026 से आउट हो गया, अब ये रजिस्ट्रेशन फीस एग्जिस्ट ही नहीं करती। इनने एक्चुअली ना प्राइसेस बहुत इंक्रीज कर लिए, बट बहुत सिंप्लीफाई करते हैं फी स्ट्रक्चर। तो अब ये सर ये जो एनरोलमेंट फीस है, दिस हैज बीन रिमूव्ड। सर क्या ये नवंबर 2025 के लिए एप्लीकेबल है? यस। ये फेब 2026 के लिए एप्लीकेबल एंड ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल है। एनरोलमेंट फीस एग्जिस्ट ही नहीं करती है। नाउ देयर इज ओनली एग्जाम फीस व्हिच मस्ट बी पेड पर सिटिंग। तो सर जितनी बार आप एग्जाम दोगे ना, सर ऐसा नहीं होता कि आपने लेवल 1 का आपने एग्जाम फीस दे दी, उसके बाद आप फेल हो गए तो वो फी आपकी वापस चलेगी, नहीं। आप जितनी बारी एग्जाम के लिए बैठोगे उतनी बारी आपको पैसे देने पड़ेंगे। हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बॉस प्लीज अच्छे से पढ़ के जाना। Exams are not very hard. CFA exams are much simpler compared to many other exams. But why it demands your respect is because in case you flunk, आपको सारे पैसे वापस देने पड़ेंगे, भारी पैसे। मैं बताता हूँ कितने। सर अगर मैं लेवल 1 की बात करूं,
तो लेवल 1 में सर, अच्छा इसमें भी अर्ली रजिस्ट्रेशन एंड लेट रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन। अर्ली रजिस्ट्रेशन अगर आप जल्दी रजिस्टर कर लो, लेट रजिस्ट्रेशन और स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन अगर अर्ली बर्ड की डेडलाइन के बाद आप रजिस्टर करो। तो always, please, unless there's some emergency, always go for early registration. You save a lot of money. ठीक है, तो early registration for level 1 आपका कितना है, $1,140, which based on current exchange rates आपका approximately 1 लाख रुपए बनता है। ठीक है, तो approximately 1 लाख रुपए आपको level 1 पे देने पड़ेंगे। अगर आप level 1 फेल कर लेते हो इसके बाद, तो वापस आपको 1 लाख देने पड़ेंगे। Hence very important. So early registration for level 1 is $1,140. यही अगर सर आप स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन में जाओगे, मतलब आफ्टर द डेडलाइन, तो सर ये हो जाता है आपका $1,490, अबाउट $1,500। तो ये आपका काफी बम्प अप हो जाता है प्राइस के लिए। ठीक है, अगर मैं लेवल 2 की बात करूं तो सर लेवल 2 का प्राइस स्ट्रक्चर इज द सेम एज लेवल 1 का प्राइस स्ट्रक्चर। आपका अर्ली रजिस्ट्रेशन इज $1,140 एंड जो स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन है दैट इज $1,490। सर मैं इसमें रुपी फिगर्स आपको नहीं दूंगा बिकॉज इट विल बी वेरी अनएथिकल ऑन माय साइड। दीज आर बिग नंबर्स। थोड़ा सा भी अगर आपका एक्सचेंज रेट इधर उधर होगा तो काफी आपके हजारों में चेंजेस होंगे, इसलिए आई एम गिविंग यू डायरेक्ट डॉलर फिगर्स। प्लीज आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, आप देखो कि उस टाइम पे क्या गोइंग इन कन्वर्जन है, सिंपली इन सबको एड अप करके कन्वर्जन से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, बट गिविंग इंडियन रुपीज में कन्वर्जन विल बी रॉन्ग बिकॉज आपका चेंज होता रहता है। ठीक है, लेवल 3 इज $100 एक्सपेंसिव इन बोथ रिस्पेक्ट्स। अगर मैं बात करूं अर्ली रजिस्ट्रेशन इंस्टेड ऑफ 1140 आपका हो जाता है 1240 एंड लेट रजिस्ट्रेशन इंस्टेड ऑफ आपका 1490 इट बिकम्स 1590। तो लेवल 3 आपका $100 एक्सपेंसिव है। तो सर ये हम पे कर लेंगे तो क्या हम एग्जाम में बैठ सकते हैं? आंसर इज नो सर। इसके ऊपर आप दोगे 18% जीएसटी। ठीक है, जीएसटी से हम नहीं बैठ सकते। सर जीएसटी क्यों लगेगी? ओईडार याद है आपको? ओईडार हमने जो जीएसटी में पढ़ा था फॉर ऑल द सीए स्टूडेंट्स एंड क्वालिफाइड सीएस, ओईडार जो हमने पढ़ा था ना, तो जो ओईडार प्रोविजंस है वो सीएफए इंस्टीट्यूट पे अप्लाई करते हैं, हेंस जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें 18% जीएसटी आप पे करोगे, तो जो भी फिगर्स आता है उस पर 18% जीएसटी ऐड कर लो। सर बस इतना नहीं सर, इसके बाद इंटरनेशनल पेमेंट चार्जेस, बिकॉज पेमेंट विल बी डायरेक्टली मेड टू द सीएफए इंस्टीट्यूट। इसके क्या चार्जेस होते हैं? यू विल हैव टू चेक विद योर रेलेवेंट बैंक्स कि बैंक्स इंटरनेशनल पेमेंट्स पे कितने चार्जेस लेती है। तो सर आप क्या पे करोगे? आप अगर मैं लेवल 1 की बात करूं, सपोज आप अर्ली बर्ड ले रहे हो, तो उस केस में आपका जो भी $1140 है, $1140 प्लस 18% जीएसटी प्लस इंटरनेशनल पेमेंट चार्जेस, ये सर आपको पे करना पड़ेगा, तब आप बैठ सकते हो। और सर ये एक बार का बात नहीं, आप जितनी बार एग्जाम के लिए बैठोगे, जितनी बार आप लेवल 1 को फेल करोगे, उतनी बार आपको बैठना पड़ेगा। सर हम कितनी बार बैठ सकते हैं सीएफए एग्जाम्स के लिए इन अ ईयर? सर हम सीएफए एग्जाम्स के लिए 2 बार ही बैठ सकते हो इन अ ईयर, एंड द मिनिमम गैप बिटवीन 2 अटेम्प्ट्स शुड बी 6 मंथ्स। तो सपोज आप फेब में बैठे हो तो उसके बाद आप अगस्त में बैठ सकते हो, 2 से ज्यादा आप बैठ नहीं सकते, और बैठ भी नहीं पाओगे यार। मतलब आपका जब तक रिजल्ट आएगा तब तक रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा उसके अगले अटेम्प्ट का। तो रियलिस्टिकली ऑल्सो द अर्लिएस्ट यू कैन सिट बिटवीन 2 अटेम्प्ट्स इज 6 मंथ। तो आप 6 मंथ एंड आप ट्वाइस ईयर बैठ सकते हो, 2 बार से ज्यादा वैसे भी नहीं, मतलब लॉजिकली ऑल्सो डजंट मेक सेंस बिकॉज इफ द मिनिमम टाइमलाइन ओनली इज 6 months, so the max you can do is 2 twice, no you can't do thrice। anyways फर्क नहीं पड़ता। मैंने इससे यहाँ पे लिखा नहीं बिकॉज इट्स वेरी इंट्यूटिव, आपको मिलेगा ही नहीं 3 महीने के बाद वाला अटेम्प्ट ओपन, तब तक रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी, इसे मैंने लिखा नहीं है। बट वैसे जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आप साल में 2 बार ही बैठ सकते हो एग्जाम देने। Across levels is fine. If you've given level 2 you can sit for level 3 also in 6 months. If you've given level 1, you failed level 1, you can sit for level 1 as well in 6 months from the date of the exam। ठीक है, from the relevant attempt चलेगा सर। सर इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हमें याद रखने हैं फीस के बारे में। बिल्कुल सो जो कॉस्ट्स ही है, ये जो आपके एग्जाम फीस है सर, ये रिड्यूस हो जाएंगे ओनली टू 400 प्लस जीएसटी, 18% जीएसटी। सो ये जो 1140 है, 1140 एंड 1240 है, ये आपका रिड्यूस हो जाएगा टू 400। कैसे सर, कैसे मैजिक होगा सर? यूजिंग आवर सीएफए इंस्टीट्यूट की सीएफए एक्सेस स्कॉलरशिप। सो दिस इज अ स्कॉलरशिप व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड सो दैट आपका सीएफए एज अ कोर्स बिकम्स अ लॉट मोर एक्सेसिबल टू पीपल। सर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दो। इसके बारे में सर ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने इसके बारे में ऑलरेडी एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ, इसका भी लिंक यू विल फाइंड इन द टैग्स अबव, मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। डू चेक दिस वीडियो आउट, एवरीथिंग मैंने इसमें पूरा आपको प्रोसेस दिखाया है खुद एक्चुअली प्रैक्टिकली करके, एंड जो एक सैंपल ऐसे है जिसके बेसिस पे स्कॉलरशिप आती है वो भी मैंने डिस्कस की है। डू चेक आउट दैट वीडियो सिंस आई हैव मेड अ फुल वीडियो ऑन दिस, आई एम नॉट टॉकिंग मोर अबाउट इट। बट हाँ, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है देन योर एग्जाम फीस गो डाउन फॉर ऑल द लेवल्स, इट विल बिकम 400 प्लस योर जीएसटी एंड व्हाटएवर इंटरनेशनल पेमेंट चार्जेस हैव टू बी बोर्न। सो यू सेव सम गुड 65,000 अप्रोक्सीमेटली उसमें। सर मुझे एग्जाम नहीं देना तो नहीं दूं, मत दो, बट आप उसके बाद फिर सीएफ इंस्टीट्यूट को $250 प्लस जीएसटी दे देना, बिकॉज रीशेड्यूलिंग कॉस्ट इज $250 प्लस जीएसटी। बाकी सर ये जो बात आती है ना, ये लोग पूछते हैं कि यार इनकी डेडलाइंस क्या है।
तो सर इनकी डेडलाइंस में आपको सी बहुत डेडलाइंस होंगी, बिकॉज सी एफ लेवल 1 के 4 अटेम्प्ट्स होते हैं ना यार, लेवल 2 के आपके 3 अटेम्प्ट्स होते हैं, लेवल 1 के आपके 2 अटेम्प्ट्स होते हैं ना यार, ठीक है। सर ये कब कब होते हैं, चलो ये मैं बता भी देता हूँ, मैंने कहीं लिखा नहीं तो मैं बता देता हूँ। सर फेब में होंगे, मई में होंगे, अगस्त में होंगे एंड आपके नवंबर में होंगे। दिस इज आपका लेवल 1। सर लेवल 2 आपका क्या होगा, लेवल 2 फेब में नहीं होता, आपका मई में होता है, अगस्त में होता है, नवंबर में होता है। एंड लेवल 3 की मैं बात करूं तो सर लेवल 3 जो होता है वो आपका फेब में होता है, अगस्त में। कूल कूल, यस सर। तो सर ये जो हमें इतनी अच्छी सारी आपने इन्फॉर्मेशन दी थी, वाह, इससे हम क्या करें, इससे ये करो कि सर मैं आपको सारे बता नहीं सकता हूँ कि कब आपका अर्ली रजिस्ट्रेशन, हर 2026 में इन सबके डिफरेंट डेडलाइन, इन तीनों के डिफरेंट, इन दोनों के डिफरेंट। तो सर हम कैसे ढूंढे, सर सीधा आप चले जाओ www.cfainstitute.org और वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सर ये तो आप करने नहीं वाले, बोलोगे कि क्या किया है वीडियो में, बस लिंक दे दिया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार मेरे साथ आ जाओ CFA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाओ प्रोग्राम्स में जो CFA प्रोग्राम है, यहाँ पे आपके पास डेट्स एंड फीस है, डेट्स एंड फीस पे आओ। तो यहाँ देखो, आप बताओ आपको कौन सा एग्जाम देना है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और आपको कब देना है, आपको कौन सा अटेम्प्ट के लिए बैठना है। तो से फॉर इंस्टेंस मुझे फेब 26 के लिए बैठना है, तो देखो इसमें ऑलरेडी अर्ली रजिस्ट्रेशन हैज ऑलरेडी पास्ड, स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन आप दोगे तो आप अभी बैठ सकते हो, विच इज 1490 सर। एंड यहाँ पे आपके की डेट्स पे सारा आपका गिवन है कि देखो इसकी भी जो रजिस्ट्रेशन है, स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन, दैट इज ऑल्सो क्लोजिंग ऑन 29 अक्टूबर। अगर मैं यही मई 26 की बात करूँ तो देखो अभी अर्ली रजिस्ट्रेशन आपका ओपन है, 1140 आपको देना पड़ेगा। कभी अर्ली रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन देखो आपकी 14 अक्टूबर के बाद आपको स्टैंडर्ड फीस लगेगी। तो यहाँ पे आपको अब अपना लेवल चेंज करना है, लेवल 2 देख लो। लेवल 2 में देखो आपका नवंबर में, अगस्त, बिकॉज फेब अटेम्प्ट होता नहीं है। अगर मैं लेवल 3 की बात करूँ, फेब एंड अगस्त ही होगा, बिकॉज इसमें आपका ये ना आपका मई अटेम्प्ट होता है ना इसमें नवंबर अटेम्प्ट होता है। देखो अगस्त का अभी अर्ली रजिस्ट्रेशन इज ओपन है। अर्ली रजिस्ट्रेशन कब तक ओपन है आपका, 21 जनवरी तक आपका ओपन है। तो दिस इज हाउ यू मेक द एंटायर थिंग, ठीक है। इससे आप अपना डिसीजन लेते हो, इससे आपको पता चलता है कितनी फीस है, यहाँ पे आपको फीस का पूरा पता चल जाएगा। याद रखना ये जो 1140 है, दिस डज नॉट इंक्लूड जीएसटी, इस पर आपको 18% जीएसटी लगेगा, प्लस आपको जो भी इंटरनेशनल पेमेंट चार्जेस है विच यू विल हैव टू चेक विद द रिस्पेक्टिव बैंक्स, वो आपका लगेगा। ठीक है सर, यस सर। आ जाओ आगे चलते हैं। अब सर मैं आपको बताता हूँ कोर्स स्ट्रक्चर, जो CFA प्रोग्राम में आप पढ़ोगे क्या, कोर्स स्ट्रक्चर। तो जो CFA प्रोग्राम है सर, जैसे मैं बोल चुका हूं, इसमें सर आपके 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। अब सर लेवल 1 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैं आपको डिटेल ब्रेकडाउन दूंगा, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आपका मेन व्हाट आर वी बेसिकली लुकिंग एट। अगर मैं सार बताऊं तो सर सार ये है, लेवल 1 में आप फंडामेंटल्स पढ़ते हो, लेवल 2 में आप वैल्यूएशंस पढ़ते हो, एंड लेवल 3 में आप पोर्टफोलियो पढ़ते हो। क्या लेवल 1 में आप फंडामेंटल्स पढ़ते हो, हेंस इट बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर समवन हु वांट्स टू नो वेदर दे लाइक फाइनेंस और नॉट, वेदर दे वांट टू गेट अ जॉब इन कोर फाइनेंस, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ आपको बताते हैं, बट ऊपर ऊपर से। इट्स अ वेरी detailed overview. I know it's an oxymoron, but it's detailed because it's very vast, yet it is just an overview. You don't really get into the nitty-gritties of things. You get into the nitty-gritties of things in level 2 when you get detailed into valuations. And uske baad level 3 you bring all the knowledge that you've learned in level 1 and level 2 plus a little extra information in level 3 together, and you say how you can build a portfolio. Portfolio माने diversified आपका जो भी stocks का group होता है, stocks हो गए, bonds हो गए, whatever, उसका पूरा जो आपका investment पैसा है, जो भी सेविंग्स है, उसको कहाँ लगाना है कि हमारा रिस्क मिनिमाइज हो, रिटर्न मैक्सिमाइज हो। दैट इज व्हाट वी डू इन लेवल 3। अब सर इसमें आपकी एक नई चीज ऐड हुई है रिसेंटली, सर PSM क्या होता है, प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल। तो सर CFA इंस्टीट्यूट इज वेरी वेल अवेयर कि आप सिर्फ एग्जाम्स में MCQs वगैरह सॉल्व करोगे तो उसके बेसिस पे तो आपको कुछ होने नहीं वाला, करेक्ट। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ प्रैक्टिकली भी सीखना पड़ेगा। तो सर जो हमारी वर्क एक्स की रिक्वायरमेंट्स है, उनके एडिशन में इनने क्या बोला है कि जब भी आप कोई भी लेवल दोगे ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो आपको एटलीस्ट एक PSM क्या होता है, प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल। दीज आर बेसिकली रिकॉर्डेड लेक्चर्स विद सम क्वेश्चंस, MCQs एटसेट्रा, जिसमें वो आपको कोई प्रैक्टिकल स्किल सिखाएंगे, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा बिफोर द रिजल्ट फॉर दैट लेवल कम्स। तो जैसे फॉर इंस्टेंस आप अभी लेवल 1 एग्जाम के लिए बैठे हो, तो आपको एक PSM को कंप्लीट करना पड़ेगा। सर कब तक कंप्लीट करना पड़ेगा, लेवल 1 का जब तक रिजल्ट आता है उससे पहले, अदरवाइज आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। इट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये आपको एक्सेस जब आप रजिस्टर करोगे तभी मिल जाएगा। तो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, ड्यूरिंग योर स्टडीज, तब भी आप देख सकते हो, आफ्टर एग्जाम्स भी देख सकते हो, टिल योर रिजल्ट कम्स। इट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। ये सर लेवल 1 में एक PSM करना होता है, लेवल 2 में एक PSM करना होता है, लेवल 3 में एक PSM करना होता है, मैंडेटरी है। तो ये देखो मैंने बोला 1 PSM must be completed for each level before the results are
अनाउंस, ठीक है। कितने देर का होता है? 10 to 20 आवर्स का होता है, छोटू सा होता है, ज्यादा भारी नहीं होता, बट दिस इज समथिंग विच मस्ट बी डन एंड आई नो अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स वर वेरी बिजी विद वर्क, दे समहाउ फाइंड द टाइम टू स्टडी फॉर द CFA प्रोग्राम, बट वो लोग PSM नहीं करते हैं, लास्ट में उनका रिजल्ट 2 दिन बाद लेकिन वो हमने नहीं किया, फिर वो ये एट वन वो करते हैं 10 से 20 घंटे, बिकॉज द CFA इंस्टीट्यूट इज वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस, ठीक है। वो लोग नहीं, दे वोंट डिक्लेयर द रिजल्ट। सी वेबसाइट पे तो लिखा है कि आपका वॉइड हो जाएगा अटेम्प्ट, ठीक है। सो अभी तो आई नो सर्टन पीपल जिनको उस टाइम पे रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ एंड एक बार उन्हें कंप्लीट किया फिर उनको रिजल्ट मिला, बट आई एम वेरी श्योर वेरी सून दे विल स्टार्ट डिक्लेयरिंग द रिजल्ट्स एज वॉइड, तो इसको प्लीज मिस मत करना, दिस इज ऑफन ओवरलुक्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बताऊंगा कौन से PSM है। चलो अब थोड़ी सी डिटेल्ड बात करते हैं लेवल 1। सर लेवल 1 जो है हमारा फंडामेंटल्स का लेवल है, इसमें सर 40 to 45% पासिंग रेट होती है। सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स भी यहाँ पे होते हैं, सबसे कम पासिंग रेट भी यहाँ पे होती है, बट पासिंग रेट सबसे कम भी इनकी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अभी रिसेंटली उल्टा लेवल 1 की पासिंग रेट्स आपकी रिकवर हुई है, जब मैं दे रहा था इट वाज अराउंड 30 to 35%, बिकॉज इन्होंने थोड़ी कम कर दी थी, बट रिसेंट टाइम्स में इट्स बिन एवरेजिंग एट बिटवीन 40 to 45, तो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू गिव योर लेवल 1 एग्जाम्स। सर एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होता है? आपके 180 स्टैंड अलोन MCQs होते हैं। स्टैंड अलोन MCQs मतलब कोई कॉम्प्रिहेंशन पे बेस नहीं होते, हर MCQ अपना इंडिपेंडेंट MCQ होता है। 180 MCQs आपको सॉल्व करने होते हैं, कितनी देर में? 270 मिनट्स। 270 मिनट्स माने 4.5 घंटे, दैट इज इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेशंस ऑफ 135 मिनट्स ईच। सिंपली स्पीकिंग आपको 90 MCQs सॉल्व करने पड़ेंगे इन सेशन 1 विच इज 2 hours and 15 minutes, एंड फिर आपको 90 MCQs सॉल्व करने पड़ेंगे इन सेशन 2 विच इज 2 hours and 15 minutes, ठीक है। इनके बीच में आपको ऑप्शनल 30 मिनट्स का ब्रेक मिलता है बिटवीन सेशंस, जो लोग की मर्जी है लेनी है ना लो, मैं 100 बारी बोल चुका, प्लीज लेना, ये ऑप्शनल CF इंस्टीट्यूट ने चॉइस दी है, आपके लिए कभी चॉइस नहीं होनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ 30 मिनट्स का ब्रेक। अगेन मेड अ वीडियो ऑन दिस, डू चेक आउट एंड अगेन पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, बट हाँ यू हैव टू टेक दिस 30 मिनट्स का ब्रेक, बट हाँ आपको मिलता है नेट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर राइट नाउ। अब सर बात आती है आप सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ते हो, तो सर आप 10 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। 10 सब्जेक्ट्स, हाँ सर। लेवल 1 का कोर्स बहुत 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 फास्ट है। देयर आर 10 सब्जेक्ट्स एंड देयर अबाउट 90 to 95, अराउंड 93 रीडिंग्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। रीडिंग्स आर चैप्टर्स, तो यहाँ पे हम चैप्टर्स को रीडिंग्स बोलते हैं, तो बेसिकली देयर आर 93 चैप्टर्स। एवरी चैप्टर इज ह्यूमंगस, ठीक है, बहुत है, छोटे चैप्टर्स नहीं है, सो देयर इज अ लॉट टू डू, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंस, बट आई विल क्विकली टेल यू कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं, इसमें क्या पढ़ते हो, ठीक है। इस पे ज्यादा सरखपाई मत करना, ठीक है, अभी तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आने वाला इफ यू हैवंट स्टार्टेड, ठीक है। बट दिस इज बेसिकली कि आपके कौन सा सेशन में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, सेशन 1 सेशन 2 सब्जेक्ट्स कौन से हैं, उनकी रिस्पेक्टिव वेटेज क्या है। तो सर फर्स्ट आपका आता है एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ CFA अक्रॉस लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, ठीक है। द CFA इंस्टीट्यूट इज वेरी 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 डेड सेट कि उनके जो मेंबर्स होने चाहिए शुड हैव द हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स, एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स आर वेरी इजी टू ब्रीच इन द फाइनेंस इंडस्ट्री, बिकॉज यहाँ पे लॉज रेगुलेशंस बहुत कम है, ठीक है। यहाँ हमारा वेयर से फॉर इंस्टेंस वेयर टैक्स इज कंसिडर्ड, वेयर ऑडिट इज कंसिडर्ड, देयर आर स्टैट्यूट्स। ये जो सर फाइनेंस है, फाइनेंस एज एन इंडस्ट्री इज, it is regulated, sure, but it is also a global profession, so there is no particular regulator having oversight of everything wrong which can be done. So there is a lot of decision making which is required कि boss ये decision ठीक नहीं है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अच्छा ये say for instance I'll talk about insider trading. Insider trading is obviously banned, it is banned everywhere, but to gauge कि ये information public ये अपना प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, दैट इज इट इज नॉट अनडिस्क्लोज, UPSI हो जाता है, UPSI है या फिर नहीं है। अगर मैं से फॉर इंस्टेंस आपको दूसरा एग्जांपल दूं, whether or not we should smoke while working, that is a question which one needs to answer, because इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कि is it showing the CF institute in bad light or not. Yes or no is not something which I'm going to answer in this video, but the point is कि these are the sorts of answers which we try to gauge in our ethics का module. So there are CF institute के standards हैं, काफी सारे standards हैं, उन पे इस पे questions आते हैं। GIPS भी होता है, GIPS आपके कुछ performance, so how you represent your earnings, your performance, how do you make standards around that, तो उसके रिस्पेक्ट में आपका पढ़ेंगे। सो इट्स बेसिकली गिप्स एंड स्टैंडर्ड्स व्हाट वी डू इन लेवल 1। इन लेवल 2 इट इज प्योरली स्टैंडर्ड्स, इन लेवल 3 अगेन वी गो बैक टू स्टैंडर्ड्स एंड गिप्स। सब बहुत ज्यादा हाई वेटेज है, 15 to 20%। सर एथिक्स एडजस्टमेंट नाम की भी एक चीज होती है CF इंस्टीट्यूट में, जो लोग बोलते हैं कि बॉस अगर आपके बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स है वो बिल्कुल ही बॉर्डर लाइन पे है, बट आप एथिक्स में बहुत अच्छे हो तो आपको पास कर देंगे। दिस इज समथिंग यू कैन चेक द वेबसाइट एज वेल।
सो एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी डू क्वांट्स और क्वांटिटेटिव मेथड्स. ये सर आ जाता है मैथ्स आपका, ठीक है. इसमें हम लोग सारी मैथ्स सीखते हैं. दिस इज वेयर इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर इंजीनियर्स बिकॉज दे हैव डन दिस एडवांस लेवल ऑफ मैथ्स. खैर इतना एडवांस नहीं होता, बट मैं बता देता हूँ. इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी, स्टेटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सब हम इसमें करते हैं. अगेन इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ मैथ्स बैकग्राउंड, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. इन क्वांट्स इज जनरली कंसिडर्ड अ कंपैरेटिवली टफर सॉर्ट ऑफ, अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट, बट अदरवाइज इतना भी कुछ इश्यू नहीं है, ठीक है, मैनेज हो जाता है. वेरी गुड. फिर सर हमारा आ जाता है इकोनॉमिक्स. सर इको तो आप जानते हो, इकोनॉमिक्स इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स. जनरली हम लोग सीएफए में नहीं देते, इट्स मोस्टली मैक्रो इकोनॉमिक्स. इट्स हाउ द इकोनॉमी एज अ होल इज परफॉर्मेंस, कि आपका कब रिसेशन आ रहा है, कब एक्सपेंशन आ रहा है, इंटरेस्ट रेट्स कैसे हो रहे हैं. इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ते हैं फॉरेक्स के बारे में. फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा अक्रॉस jurisdictions अक्रॉस कंट्रीज ट्रांजैक्शंस होती है, हाउ डू वी मेजर दैट, कि हमारा प्रीमियम पे है, डिस्काउंट पे है, कौन सी करेंसी कैसे बिहेव करी. दैट इज व्हाट वी डू इन इकोनॉमिक्स. देन इज एफएसए. एफएसए सर होता है आपका सीएफए का अकाउंट्स, ठीक है. दिस इज एवरीथिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इको की भी वेटेज इज 6 to 9% एंड देन देयर इज 11 to 14% इज एफएसए. एफएसए इज एवरीथिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आप इसमें सीखते हो दोनों चीजें. एक बिल्ड कैसे करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, की इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे होती है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स की वैल्यूएशन कैसे होती है. यू ऑल्सो सी कि इसको हम इवेल्युएट कैसे करेंगे, ठीक है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो रेडी है, बट इसका अर्निंग क्वालिटी कैसे है. क्या जो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है बट कैश ही नहीं है कंपनी में, तो कंपनी की बैंकरप्सी हो सकती है इन केस देयर इज अ पेमेंट ड्यू. सो अर्निंग क्वालिटी कैसे है आपकी, क्या अक्रूवल्स बहुत है या नहीं है, क्या आपकी अकाउंटिंग अग्रेसिव है या कंजर्वेटिव है, क्या आप प्रॉफिट्स को जल्दी बुक कर रहे हो, बाद में बुक कर रहे हो. दैट इज समथिंग व्हिच यू डू इन एफएसए. वेरी वेरी, if not the most important topic of level 1. Then there is corporate issuers. So corporate issuers 6 to 9% weightage. So ये होती है जो भी आपके publicly issue करते हैं securities, जो भी आपकी listed entities होती है, उनकी internal workings, board of directors क्या होते हैं, principal agent problems क्या होते हैं, ये जो आपके entities है इनका internal decision making कहते हो finance का, एनपीवी कैसे कैलकुलेट होता है. जो 3 प्रॉब्लम्स हम लोग आंसर करते हैं कि आपका पोर्टफोलियो की प्रॉब्लम क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है, डिविडेंड डिसीजन क्या है, कितना डिविडेंड देना चाहिए नहीं देना चाहिए. दैट इज समथिंग व्हिच वी डिस्कस वेयर कॉर्पोरेट इश्यूज इज कंसिडर्ड. देन and the corporate issues is also basically our easiest subject. बहुत simple होता है. Equity instruments again another very easy, very scoring and one of the most important topics. 11 to 14% weightage. So this is all about equity shares. Equity shares क्या होते हैं, कितने types के होते हैं, valuation हम लोग इनकी कैसे करते हैं, different models of valuation हमारे कैसे होते हैं, indices जो हमारे होते हैं, Nifty, Sensex, जो आपका बाहर की बात कर लो तो आपका S&P हो गया, etc., Nasdaq वगैरह. So how do we see these indices, कैसे वैल्यूएशन होती है, एवरीथिंग इक्विटी शेयर्स. देन देयर इज फिक्स्ड इनकम अगेन 11 to 14%. इस टॉपिक से पूरी दुनिया को डर लगता है, ठीक है. ये दूसरा क्वांट्स है हमारा. इसमें देयर इज अ लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन. फिक्स्ड इनकम इज एवरीथिंग अबाउट बॉन्ड्स. जो सर जैसे शेयर्स होते हैं, शेयर्स आर ओनरशिप इंटरेस्ट इन अ कंट्री, इन अ कंट्री बोल रहा हूं, इन अ कंपनी. एंड जो आपका बॉन्ड्स होते हैं दोज आर बेसिकली लिटिल यूनिट्स ऑफ लोन्स व्हिच आर गिवन टू द कंपनी. तो जब कंपनी ओनरशिप इंटरेस्ट इशू करती है तो उसका हम इक्विटी शेयर करते हैं. जब कंपनी मास पब्लिक से लोन उठाती है छोटे छोटे यूनिट्स, उनको हम बॉन्ड्स बोलते हैं. तो इसमें हम देखते हैं बॉन्ड्स की वैल्यूएशन कैसे होते हैं. वी डाइव रियली डीप इनटू इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पे, कि इंटरेस्ट रेट्स कितने टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है इंटरेस्ट रेट्स का, स्पॉट रेट क्या होता है, फॉरवर्ड रेट क्या होता है. अगेन वोंट डाइव इनटू डिटेल, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. बट हाँ, दिस इज जनरली कंसिडर्ड एज द मोर नंबर हैवी पार्ट ऑफ सीएफए एंड कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स एज अगेंस्ट अदर एरियाज. ये भी क्वांट की तरह लोगों को डराता है जनरली, बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन यू डू इट इन डिटेल. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. यू डू सिक्योरिटाइजेशन कॉन्सेप्ट, जो हमारा सिरफाइजी एक्ट है इन इंडिया, वी डू दैट प्रैक्टिकली कि यार कैसे होता है कैसे नहीं होता. सो वेरी 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 इंटरेस्टिंग. देन हमारा सबका सबसे फेवरेट टॉपिक डेरिवेटिव्स. 5 to 8%. नॉट वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ वेटेज बट वेरी वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ मैटर. वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स जिसकी वेटेज इतनी कम है, मतलब पता नहीं इनने कैसे बनाया इस सब्जेक्ट को, ठीक है. मुझे तो समझ नहीं आता कि हमारी सीएफ इंस्टीट्यूट क्या करता है, बट ठीक है, इनने जो किया है सर मत्थे पे, ठीक है. बट वेरी इंटरेस्टिंग. वी लर्न एवरीथिंग बॉटम अप. व्हाट इज अ डेरिवेटिव, व्हाट आर डेरिवेटिव अंडरलाइंग, व्हाट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर कॉल्स एंड पुट्स. अभी नॉट इन लेवल 1 बट इन लेवल 3 वी डीप डाइव इनटू वेरियस स्ट्रैटेजीज, ठीक है. आपका बेयर क्या होता है, बेयर स्ट्रैटेजी क्या होता है, स्ट्रैडल स्ट्रैटेजीज क्या होता है. यहाँ पे भी टॉक अबाउट ओके आपका डेरिवेटिव्स, इक्विटी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, फिक्स्ड इनकम डेरिवेटिव्स जैसे एफआरएस आपका क्या होता है, आपका स्वैप्स क्या होता है. वी डाइव वेरी डीप इनटू डेरिवेटिव्स एंड लेवल 1 में डेरिवेटिव्स की बहुत ब्यूटीफुल कवरेज है. आई वुड हैव लाइक्ड अगर इसकी वेटेज थोड़ी ज्यादा होती, बट इट इज व्हाट इट इज.
देन सर नेक्स्ट हमारा आता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. सो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स आर ऑल अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज अदर देन इक्विटी एंड बॉन्ड्स. ठीक है, इसमें आपका रियल एस्टेट भी आ जाता है, इसमें आपके कमोडिटीज भी आ जाते हैं, जो आपके प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हो गए, जो आपके हेज फंड्स हो गए, उनकी जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज होती है, एक्टिव मैनेजमेंट, ये सब आपका पूरा पूरा ऑल्टरनेटिव में आता है. अगेन नॉट वेरी हाई वेयर वेटेज इज कंसिडर्ड 7 to 8%, बट वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स, वेरी 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 सिंपल, वेरी शॉर्ट, मैटर इसका बहुत कम होता है, उसके अगेंस्ट उसकी वेटेज तो बहुत ही ज्यादा है, एंड सुपर 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 high where ease is considered. This is one of those topics जब आप थक गए ना सब कुछ पढ़ के, फिक्स्ड इनकम कर पे थक गए, डेरिवेटिव्स पढ़ के थक गए, ठीक है, कॉन्स पढ़ के थक गए, तो यू लाइक ठीक है ऑल्स करते हैं, तो बहुत सिंपल है एंड वेरी वेरी स्कोरिंग. एंड फिर सर हमारा आ जाता है पोर्टफोलियो, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. पोर्टफोलियो अगेन सर मैंने जब मैं लेवल 3 बता रहा था तब भी बोला, इट इज ब्रिंगिंग एवरीथिंग टुगेदर, कि ठीक है हमने जो छोटी 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 बातें की, ठीक है, हम इक्विटी हमने शेयर्स पढ़े, फिक्स्ड इनकम में हमने बॉन्ड्स पढ़े, ऑल्ट्स में हमने डिफरेंट और एवेन्यूज पढ़े. अब जो हमारे पास अगर 2 करोड़ की सेविंग है तो हम कितना एलोकेट करें हर जगह. जो हम एलोकेट करेंगे तो हमें वेटेड एवरेज रिटर्न कितना मिल रहा है, वो वेटेड एवरेज रिस्क कितना मिल रहा है, बीटा का कॉन्सेप्ट भी डू, कि आपका सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, रिस्क को कैसे रिड्यूस करे, कैसे एलिमिनेट करे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज व्हाट वी ऑल वांट, राइट? वी वांट द मैक्सिमम रिटर्न एट द लोएस्ट पॉसिबल रिस्क. दैट इज समथिंग व्हिच वी डू इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. सर लेवल 1 में जो फर्स्ट 5 टॉपिक्स हैं वो आपके फर्स्ट सेशन में टेस्ट होते हैं, एंड जो नेक्स्ट 5 टॉपिक्स वो सेकंड सेशन में टेस्ट होते हैं. एंड सर यहाँ पे ही आपका ये डिवीजन बंद हो जाएगा. लेवल 2 लेवल 3 में सारे सब्जेक्ट्स मिक्स्ड आते हैं. ठीक है, लेवल 1 में आपको थोड़ी हेल्प की हुई कि सेशन 1 में आपके फर्स्ट 5 टॉपिक्स आएंगे एंड सेशन 2 में आपके नेक्स्ट 5 टॉपिक्स आएंगे. बढ़िया सर. यस सर, अब लेवल 1 में हमें पीएसएम भी करना है. हाँ बिल्कुल करना है. सो बताओ पीएसएम कैसे करेंगे. बहुत सिंपल है. पीएसएम के हमें 2 ऑप्शन इनमें से कोई भी उठा लो. एक तो फाइनेंशियल मॉडलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु वांट टू मेक अ करियर इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सुपर इंपॉर्टेंट. इवन इफ यू वांट टू मेक अ करियर इन प्राइवेट इक्विटी एंड जो जनरली कोर फाइनेंस रोल्स होते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड इज योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन. पाइथन के 2 कोर्सेज है, पाइथन 1 एंड पाइथन 2. लेवल 1 पे आपके पास सिर्फ पाइथन 1 अवेलेबल होता है करने का. इनमें से सर आप कोई भी एक कर लेना, आपका पीएसएम क्लोज हो जाएगा. आ जाओ अब आते हैं लेवल 2 पे. लेवल 2 सर, लेवल 2 पे अब हम लोग चले गए वैल्यूएशंस पे. नाउ वी आर गेटिंग इनटू द निटी-ग्रिटीज. लेवल 2 इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप अप फ्रॉम लेवल 1 वेयर डिफिकल्टी इज कंसीडर्ड. लेवल 1 इज सिंपलर, लेवल 2 इज मतलब बहुत ही हाई, क्वेश्चंस भी हाई लेवल हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट भी हाई लेवल हो जाते हैं. लेवल 2 एंड लेवल 3 का डिफिकल्टी लेवल इज मोर और लेस सेम. ज्यादा डिफिकल्टी लेवल चेंज नहीं होती फ्रॉम लेवल 2 टू लेवल 3, बट लेवल 1 टू लेवल 2 देयर इज अ सिग्निफिकेंट जंप. हाउएवर व्हाट आल्सो जंप्स इज द पासिंग रेट. आपका पासिंग रेट सर यहाँ पे 45 to 50% रहता है. काफी हाई पासिंग रेट होता है लेवल 2 का. सर लेवल 2 का एग्जाम स्ट्रक्चर कैसे होता है? आपके टोटल कितने सर क्वेश्चंस होंगे बताओ? आपके 22 आइटम सेट्स होंगे ऑफ 4 एमसीक्यूज ईच टू बी सॉल्व्ड इन 264 मिनट्स डिवाइडेड इनटू 2 सेशंस ऑफ 132 मिनट्स ईच. ये मैंने क्या बोला? देखो आइटम सेट्स क्या होते हैं. यहाँ पे आइटम सेट्स होंगे. आइटम सेट्स में सिंपली बोलो कॉम्प्रिहेंशन. आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया होगा, उस पर 4 एमसीक्यू होंगे पर कॉम्प्रिहेंशन. उस कॉम्प्रिहेंशन को हम बोलते हैं आइटम सेट, जो बहुत ही ज्यादा होता है सिंपल सॉल्व करने को. लोगों को करता है पता नहीं क्या डिफिकल्ट होगा. नहीं, आइटम सेट्स आर वेरी सिंपल. जनरली 4 पैरास में आइटम सेट्स होते हैं. फर्स्ट पैरा में फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर होता है, सेकंड पैरा में सेकंड एमसीक्यू का. तो पता नहीं क्यों इन्होंने बनाया आइटम सेट, बट ठीक है. आइटम सेट्स ऐसे होते हैं, वेरी सिंपल टू सॉल्व. अभी सर आइटम सेट्स कितने होते हैं एग्जाम में? टोटल 22 आइटम सेट्स होते हैं, अगेन डिवाइडेड इनटू 2 सेशंस, सेशन 1 एंड सेशन 2. सेशन 1 में आपके 11 आइटम सेट्स होंगे, सेशन 2 में भी 11 आपके आइटम सेट्स होंगे. अब दैट मींस जो आपका फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट सेशन में आपको 44 एमसीक्यूज ही सॉल्व करने हैं. 100% एमसीक्यूज है आपका लेवल 2 भी. अब ये जो फर्स्ट सेशन है कितने टाइम में आपको करना पड़ेगा? 132 minutes, that is 2 hours and 12 minutes. So basically 3 minutes lower than what level 1 was. बस इतना ही. पता नहीं इन्हें क्यों इतना कॉम्प्लेक्स किया हुआ, बट ठीक है. तो बेसिकली इनका मैं बताऊं क्या ऑब्जेक्टिव है, कि आपका लेवल 1 में हर एमसीक्यू में आपको 1.5 मिनट मिले, लेवल 2 में हर एमसीक्यू में आपको 3 मिनट मिले. तो वही अगर आप करो 44, बिकॉज 11 आइटम सेट्स, 4 MCQs per item set, so 44 MCQs into 3, so 132 minutes. So यही आपका रेप्लिकेट हो. तो 11 item sets, 4 MCQs each, 132 minutes in session 1. Then 11 item sets, 4 MCQs each in 132 minutes in session 2. That is how your entire level 2 का exam is made, and obviously there's a 30-minute break in the middle. सर इसमें जो मैं आपको इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज सब्जेक्ट्स आर द सेम. बस इंटरनल वेटेजेस चेंज हो गई है. एथिक्स इज नाउ 10 to 15%, क्वांट्स 5 to 10%, इको 5 to 10%, एफएसए 10 to 15%, कॉर्प इश्यूअर्स 5 to 10%, equity 10 to 15%, fixed income 10 to 15%, derivatives and alternative investments both 5 to 10%, and portfolio 10 to 15%. इसमें जो आपको याद रखना है सर, इस पे आपका मिक्स्ड आएंगे. हर सेशन में सर आपके
10 के 10 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, बट ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आइटम सेट्स में डिफरेंट हो। आइटम सेट्स एक ही सब्जेक्ट से आएंगे, तो अगर एक आइटम सेट है उसमें 4 एमसीक्यूज है, तो चारों के चारों एथिक्स से होंगे, या चारों के चारों डेरिवेटिव से होंगे, या चारों चारों इक्विटी से होंगे। ये नहीं होगा कि आपका इक्विटी से एक आ रहा है, फिर डेरिवेटिव से एक आ रहा है, फिर फिक्स, नो, ऐसा नहीं होगा। एंड ऐसा थ्रू आउट सीएफए प्रोग्राम नहीं होता। आपका एक आइटम सेट एक सब्जेक्ट का होगा, बट हाँ, सब्जेक्ट्स आपके 10 के 10 दोनों आइटम दोनों सेशंस में होंगे, ठीक है। ओके, सो इसमें पीएसएम हमारे कौन से हैं सर? इसमें हमारे पास 3 चॉइसेस है, कोई भी कर लो। पाइथन 1, अगर किसी ने पाइथन नहीं किया अपने लेवल 1 है तो यहाँ पे पाइथन कर लो। पाइथन 2 भी है, दिस इज एन एडवांस वर्जन ऑफ पाइथन, तो किसी ने पाइथन 1 अगर लेवल 1 में कर लिया तो उनको और एडवांस पाइथन करना है तो पाइथन 2 कर लो। नहीं तो सर ये एनालिस्ट स्किल्स कर लो। एनालिस्ट स्किल बेसिकली जो भी इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट वगैरह होते हैं, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है उसके लिए उसमें ये सिखाते हैं, तो इनमें से कोई भी एक कर लो। मेरे हिसाब से तो सर, अगर यू आस्क माई पर्सनल ओपिनियन, नो, Python is very important, but in case you don't want to get into high frequency trading, you don't want to get into hedge funds, then I would suggest not to dive very deep into Python, because whatever finance tools that I've seen, coding is not something which we do. ठीक है, तो बट इन केस यू वांट टू गेट इनटू एचएफटीज एटसेट्रा एंड वो आपको उस लेवल ऑफ क्वांट्स में घुसना है, देन पाइथन इज ग्रेट, देन तो डू पाइथन 1, पाइथन 2, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू। अदरवाइज आई वुड पर्सनली हैव नॉट डन पाइथन, बट चॉइसेस फॉर यू। आपको सीएफ इंस्टीट्यूट ने चॉइस दी है, मैं कौन होता हूँ, ठीक है, आपको जो पसंद है आप वो करो। फिर आता है सर लेवल 3। सर लेवल 3 very similar to level 2 in terms of difficulty, but also very similar to level 2 in terms of passing percentage. We have a 45 to 50% passing rate, and historically level 3 has had the highest passing rate across level 1, level 2, level 3. तो सर वो तो चिल है। अब इसका एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, देखो, 50% एग्जाम जो होगा, 50% ऑफ एग्जाम्स would be 11 item sets, 4 MCQs, exactly like level 2, ठीक है। तो आपको 11 आइटम सेट्स मिलेंगे, वहां पे 22 होते थे, यहाँ पे 11 ही हो, पूरे एग्जाम में 11 आइटम सेट्स और 4 MCQs ईच, दैट इज व्हाई इट इज 50%। एंड बाकी 50% में आपको 11 ऐसे टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। सिर्फ ऐसे टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो अगेन आपको एक बड़ा सा कॉम्प्रहेंशन टाइप मिलेगा, उसके अगेंस्ट आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको टाइप करने पड़ेंगे। बट सर ये डिस्क्रिप्टिव क्या हमें पैरा लिखते थे? नो, वेरी 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 शॉर्ट आंसर। से फॉर इंस्टेंस कुछ कैलकुलेशन बेस है तो सिर्फ आंसर लिखना है, वर्किंग नहीं दिखानी है। अगर से फॉर इंस्टेंस कोई भी डिस्क्रिप्टिव है कि बोलो कि ये बेटर है वो बेटर है, सिंपली बताओ कि ओके, अगर ये 3 आपको स्ट्रैटेजीज बोले, आप बोलो कि इनमें से कौन सा आपको करोगे, लिखो ये स्ट्रैटेजी करनी है, 2 लाइनों में एक्सप्लेन करनी है, इसलिए बस 2 लाइनों से ज्यादा तो किसी भी क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। तो yes, it is a little tougher in terms of answer, but आप एक भी मॉक दे दोगे, you'll understand how to answer. कोई इसमें आपको obviously it's a typing exam, तो handwriting की तो बात ही नहीं आती, but even spelling mistakes and all is fine, not an issue. full sentences लिखने की जरूरत नहीं है, hyphens डाल डाल के कर सकते हो, you just need to put your point across. तो बाकी 50% of the exam is going to be 11 essay type questions which are short descriptive. These are to be solved in the exact same time जो level 2 का था, 264 minutes divided into 2 sessions of 132 minutes each. But इसमें ये नहीं होगा कि आपका पहले ऐसे होता था कि आपका एक सेशन जो होता था उसमें आइटम्स है, उसमें आपका सिर्फ एमसीक्यूज होते थे, फिर दूसरा आपका होता था जिसमें फुल डिस्क्रिप्टिव होता था। अब ऐसा नहीं है, अब हर में मिक्स्ड है। हो सकता है जो आपका फर्स्ट सेशन है उसमें आपके 5 क्वेश्चंस आइटम सेट्स हो और 6 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव हो, और आपके सेकंड सेशन में आपके फिर 6 आइटम सेट्स हो, 5 डिस्क्रिप्टिव हो, और वाइस वर्सा, बट वो मिक्स्ड आते हैं एंड सारे सब्जेक्ट्स इसमें मिक्स आएंगे। इसमें भी सर आपका ऑप्शनल 30 मिनट ब्रेक होता है बिटवीन सेशंस। सो इसमें सब्जेक्ट्स आपके बदल जाते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट्स इसमें आपके बदल जाते हैं, बट वेरी सिंपल सब्जेक्ट्स एंड वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें पहले तो मैं बता दूं, इसमें भी आपके सारे सब्जेक्ट्स हर में टेस्ट होंगे। अब सर ये टेस्ट आपके सब्जेक्ट्स कौन से सर? एक तो हमारा एवरग्रीन सब्जेक्ट है एथिक्स, यहाँ पे भी सर आपका एथिक्स रहेगा, एक्जैक्टली सेम है। इसमें आप भी आपका स्टैंडर्ड्स एंड गिब्स होंगे 10 to 15%। अब सर देखो कौन से सब्जेक्ट्स हैं। एसेट एलोकेशन, ये वेरी इंटरेस्टिंग। एसेट एलोकेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं एसेट क्लासेस क्या होते हैं। जैसे इक्विटी इज एन एसेट क्लास, फिक्स्ड इनकम इज एन एसेट क्लास, रियल एस्टेट इज एन एसेट क्लास। सो आइडेंटिफाइंग एसेट क्लासेस, एलोकेटिंग आवर मनी इन डिफरेंट एसेट क्लासेस कि हमारा रिस्क मैनेज हो जाए, ओवरऑल वेटेड एवरेज रिस्क क्या होता है, दिस इज व्हाट वी डू इन एसेट एलोकेशन। 15 to 20% वेटेज, वेरी इंपॉर्टेंट। देन देयर इज पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। नाउ विद इन द एसेट क्लासेस, एसेट हमने एसेट क्लास डिफाइन कर लिया कि हम इक्विटी में इतना पैसा डालेंगे, हम लोग अपना डेट में इतना डालेंगे, बट उसके अंदर कौन सी सिक्योरिटीज लेनी है, एग्जैक्टली इक्विटी में क्या लेनी है, फिक्स में क्या लेनी है, दैट इज व्हाट वी डू इन portfolio construction. Equal weightage 15 to 20%, very important. Then we do a very interesting but rather low in weightage part, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारा मैनेजर है, जो हमारा एसेट मैनेजर है, उसने कितना पैसा एक्चुअली कमाया है। डिफरेंट इसमें हम डिफरेंट रेशियोज, शार्प रेशियो, ट्रेनर्स रेशियो, सॉर्टिनोज रेशियो, जेनसन्स अल्फा, कितना
by what amount has the particular manager beat the market or has been beat by the market, हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक्चुअल देखते हैं कि कितना रिजल्ट है, तो रिजल्ट मेजरमेंट की बात आती है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, नॉट वेरी हाई ऑन वेटेज दो। Another very interesting topic, derivatives and risk management. Sir, we are very high into derivatives right now. बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग सर देखते हैं कि डेरिवेटिव से हम लोग पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे मैनेज कर सकते हैं, कि रेडी पोर्टफोलियो का रिस्क मैनेज करना है तो कौन सी स्ट्रैटेजीज हम लोग कर सकते हैं। हम लोग पैसिव स्ट्रैटेजीज, एक्टिव स्ट्रैटेजीज, ये सारी डिटेल डिस्कशन होती है। स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी क्या होती है, हमारा कॉलर स्ट्रैटेजी क्या होती है, हमारा स्प्रेड्स क्या होते हैं, दैट इज समथिंग विच वी डिस्कस इन वेरी ग्रेट डिटेल। One of the most important interesting parts of the CFA curriculum, and a pretty good weightage because it's not a lot in terms of volume but very interesting. And then sir ये नया हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है, ये मेरे टाइम पे नहीं था, पाथवेज 30 to 40%, 30 to 35%। ये सर मेरे टाइम पे होता था सीधा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्योंकि हमारा मेन ये कॉन्सेंट्रेशन ही लेवल 3 का पोर्टफोलियो पे, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो हमने ऊपर किया था उसकी वेटेज 30 to 35% होती थी। अब इन लोगों ने देखा कि बस इंडस्ट्री में ना डिफरेंट रोल्स हैं, लोगों को डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फील्ड्स ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए, तो इन्हें पोर्टफोलियो को ही डिवाइड कर लिया नाउ इनटू, दे रिप्लेस्ड इट विद पाथवेज। सो ये जो पाथवेज है इसमें आपके डिफरेंट चैप्टर्स हैं, जो पाथवेज आप चूज करोगे वही पाथवे आपको करना पड़ेगा, वही आप चैप्टर्स करोगे। इफ यू वांट लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई कैन मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन एवरी चैप्टर विच इज ऑन एवरी पाथवे एज वेल। बट ये जो पाथवेज होते हैं, These are first is sir private wealth. सर प्राइवेट वेल्थ होता है जो आपके फैमिली ऑफिसेज होते हैं, जो HNIs होते हैं, उनका पर्सनल फाइनेंसेस, पर्सनल पैसे आप कैसे मैनेज करोगे, उनको आप कैसे रिटर्न ज्यादा दोगे, दिस इज व्हाट वी डिस्कस इन प्राइवेट वेल्थ। देन देयर इज प्राइवेट मार्केट्स। प्राइवेट मार्केट्स मतलब जो भी आपकी अनलिस्टेड कंपनीज है उनमें पैसा डालना या निकालना, जो आपका LPs होते हैं, लिमिटेड पार्टनर्स इन प्राइवेट इक्विटी फर्म, जो भी आपके वेंचर कैपिटल्स होते हैं, जो भी जनरल पार्टनर्स होते हैं, पूरा आपका डील स्पेस जो हो गई, प्राइवेट मार्केट्स की डील स्पेस या जो प्राइवेट कंपनीज की डील स्पेस हो गई है, ड्यू डिलिजेंस हम कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स का क्या रोल होता है, समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, दैट इज व्हाट वी डू इन प्राइवेट मार्केट्स। एंड देन देयर इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट विच इज जस्ट अनदर वर्ड फॉर पब्लिक मार्केट्स। तो इसमें जो भी लिस्टेड एंटिटीज है आपकी, तो जो भी आपकी पब्लिक इक्विटी फर्म्स होती है, कि कौन से शेयर में पैसा डालना है, कितना डालना है, रीबैलेंसिंग कैसे करनी है, नहीं करनी है, ठीक है, आपकी एक्टिव स्ट्रैटेजीज, पैसिव स्ट्रैटेजीज, इंडेक्स बेस्ड स्ट्रैटेजीज, दैट इज व्हाट वी डू इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो प्राइवेट वेल्थ हो गया इंडिविजुअल्स का पैसा मैनेज करना, जो आपका प्राइवेट मार्केट्स हो गया वो आपका प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल वाला हो गया, एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपका पब्लिक मार्केट्स हो गया, जो आपका स्टॉक मार्केट्स वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। अब सर इसमें भी PSM है, इसमें भी PSM है, इसमें कौन सी PSM है, सो इसमें अगेन यू हैव टू डू एनी वन, बट एक आपका ओवरऑल सिलेबस के ऊपर है पोर्टफोलियो डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, जो हमने उसका पढ़ा, उस ऊपर पढ़ा, उसका ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूजिंग एक्सेल मॉडलिंग एंड ऑल। एंड फिर पाथवे स्पेसिफिक, जो आपने पाथवे लिया उसके बेस पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है। से फॉर इंस्टेंस अगर आपने प्राइवेट वेल्थ लिया है तो आपको मैनेजिंग प्राइवेट वेल्थ क्लाइंट्स, बिकॉज सबका IPS जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट होता है वो डिफरेंट बनता है, सबके रिस्क रिटर्न, सबके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं, सो हाउ टू मैनेज दैट प्रैक्टिकली हम मैनेजिंग प्राइवेट वेल्थ क्लाइंट्स में इसमें करते हैं। अगेन वेरी हाई ऑन एक्सेल। अगर आपने प्राइवेट मार्केट किया तो आप ड्यू डिलिजेंस करते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसी कंपनी में टारगेट में पैसे डालने या नहीं डालने, तो आप क्या क्या मेट्रिक्स चेक करोगे, अगेन आप क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स वगैरह चेक करोगे, वेरी हाई ऑन एक्सेल। अगर आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट दैट इज पब्लिक मार्केट से, तो उसमें आप प्रैक्टिकल मैक्रो देखते हो, इसमें आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक टेंडेंसीज देखते हो, कि कैसे इंडस्ट्री रिपोर्ट से कैसे आप डिराइव कर सकते हो कि आपकी ओवरऑल मार्केट कैसे चल रही है, आपका ग्रोथ रेट ऑफ एन इंडस्ट्री कैसे चल रहा है, आपका इंडस्ट्री डिक्लाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या क्या नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कैसे फ्यूचर में डिफरेंट सिनेरियोज में आपका कैसे डिफरेंट इफेक्ट हो सकता है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री। सो प्रैक्टिकल मैक्रो इज बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल। तो दैट उसका यू डू अ प्रैक्टिकल स्किल्स मॉड्यूल, कि हाउ कैन यू एट योर वर्क व्हेन यू आर इवैल्यूएटिंग एन इंडस्ट्री रिपोर्ट, कैन यू टेक दोज प्रैक्टिकल इनसाइट्स एंड अप्लाई इन योर वर्क, सो दैट आपका काम बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। Cool. So this is the entire breakdown of your entire CFA. अपन लोगों ने आज क्या किया, अपन लोगों ने देखो, अपन लोगों ने एलिजिबिलिटी की बात की, कौन कर सकता है नहीं कर सकता, चार्टर होल्डर बनने के लिए आपको क्या करना है नहीं करना, फीस आपको कितनी लगेगी नहीं लगेगी, कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, लेवल 1 डिटेल ब्रेकडाउन, लेवल 2 डिटेल ब्रेकडाउन एंड लेवल 3 डिटेल ब्रेकडाउन, ठीक है गाइस। Apart from this, if there's any doubts whatsoever, please feel free to ask in the comments below. If you found this video to be helpful, please share with your friends. कुछ भी important और मुझे lectures लगेंगे, I will share them in the link below.
I have been uploading a lot of capsule revisions. Touchwood काफी ज़्यादा प्यार मिल रहा है मुझे आप लोगों से. Please उन capsule revisions को ज़रूर check out करिएगा. And very very soon I'll be out with the details of our batch. So don't worry about that. Again, just stating it in advance. Our batch will be relevant for the May attempt. It will close before the Feb attempt. However, it will be relevant for the May attempt, sir. May 2026. Okay, guys, if you like this video, please like the video. Subscribe to the channel if you haven't already. Please turn your post notifications on. Subscribe to my Telegram channel as well if you want. My Telegram channel पे ये सारा भेज दूँगा so that you have this PDF with you. The link will be in the description. Please share this video with your friends. And yeah, have a great day. I hope you found this video to be helpful, and all the love in this world. Take care. Have a great day, guys. Goodbye.